रूही और नेहा की दोस्त प्रखर की एंट्री। उसे पता था यहाँ बेहद बड़े बड़े पावरफुल और रिच फैमिली के लोग आने वाले थे। काश भी उन सबके सामने एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ना चाहती थी। तभी नेहा और रूही एक साथ नीचे आए। नेहा ने इस वक्त एक मैरून कॉलर का फ्लोरल गाउन पहना हुआ था। चेहरे पर मेकअप के साथ से भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। वहीं रूही ने एक व्हाइट कॉलर का क्रिस्टल मरमेड गाउन पहना हुआ था जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने बालों को बन बनाया हुआ था और मेकअप करके वो काशबी और नेहा से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अब आगे। जैसे ही दोनों नीचे आई, सीखा जी स्माइल करते हुए उनके पास गई और बोली, आप दोनों आज बेहद खूबसूरत लग रही हो रूही और नेहा बेटा, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। उन्होंने दोनों को काला टीका लगा दिया। रूही और नेहा दोनों की होंठों पर स्माइल आ गई। हाँ प्रिंसेस, आज हमारी घर की तीनों प्रिंसेस ही खूबसूरत लग रही है, झरना जी भी हंसते हुए बोली। तो बाकी सबने भी हमें सिर हिला दिया, पर विपुल जी की नजर लिफ्ट की तरफ थी। नियति ज्यादातर लिफ्ट ही यूज करती थी। उन्हें उम्मीद थी कि नियति भी पार्टी में शामिल होगी। विपुल जी ने अपनी मोम को और बुआ जी को बेहद रिक्वेस्ट किया था कि वो नियति को कैसे भी करके पार्टी में लाएं, पर अभी तक वो नियति को देख नहीं पाए थे, जिस वजह से वो बेहद दुखी हो गए। उन्हें लग रहा था शायद नियति इस पार्टी में आने के लिए राजी नहीं है। सीखा जी भी विपुल जी को उदास भाव को देख पा रही थी। वो समझ गई थी कि विपुल जी नियति की आने का वेट कर रहे हैं, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। नियति पहले ही उनसे इतनी नफरत करती थी। अब अगर वो पार्टी में शामिल होने के लिए कहेंगे तो भी शायद नियति पार्टी में शामिल नहीं होगी। वहीं रूही भी देख सकती थी कि उसके डैड की नजर बार बार लिफ्ट की तरफ जा रहा था। वो समझ गई कि उसके डैड नियति की आने का वेट कर रहे हैं। ये सोचकर उसकी हाथों की मुठ्ठियां कस गई। पहले जब भी वो किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार होती थी, उसके डैड पहले उसकी तारीफ करते थे और बोलते थे उनकी प्रिंसेस सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही है। पर इस वक्त तो उसके डैड उसे देख भी नहीं रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्या अब सिर्फ नियति उसके डैड के लिए इम्पोर्टेंट है, वो नहीं? ये सोचकर रूही को गुस्सा आ रहा था। उसने अपने गुस्से को दबा लिया। आज उसने जो प्लान किया था उसे कुछ भी करके उसे पूरा करना था। तब जाकर वो नियति को सबकी नजरों से फिर से गिरा सकती थी। ये सोचकर उसने अपने गुस्से को बेहद मुश्किल से दबा दिया। जय, आकाश, आदित्य क्या अभी तक वो नहीं तैयार हुए हैं? करुणा जी ने इधर उधर देखते हुए पूछा। तो चंद्रिका जी बोली, वो तीनों बाद में आएंगे। वो नियति से कुछ चेंजेस करवा रहे हैं आपने ड्रेस में। पता नहीं क्या क्या मेहनत करवा रहे हैं ये तीनों मेरी बच्ची से। उनकी बात सुनकर दादाजी, दादी माँ, बुआ जी की फैमिली सब हंस पड़े। अब जब बहन इतनी बड़ी फैशन डिजाइनर है तो ये तीनों तो उसका फायदा उठाएंगे ही। कौशल्या जी हंसते हुए बोली। वहीं नेहा, रूही और काशबी का चेहरा देखने लायक था। नियति की इतनी तारीफ वो सब सुन नहीं पा रही थी। वहीं विपुल जी और सीखा जी को एक होप दिखा कि शायद नियति पार्टी में आ सकती है। फिर सब वहां से बाहर चले गए। बाहर अमृत और अर्जित गेस्ट को वेलकम कर रहे थे। अभी तक बेहद सारे गेस्ट आ चुके थे। हर बार की तरह इस बार भी हर एक बिजनेस फैमिलीज को इनविटेशन कार्ड गया था। जैसे ही विपुल जी और सीखा जी ने पार्टी में एंटर किया, सब उन दोनों को देखने लगे, जो एक पावरफुल कपल की तरह लग रहे थे। तभी अमृत और अर्जित उनके पास आ गए और उन्हें पहले विश किया। फिर उन दोनों ने अपना हाथ रूही की तरफ बढ़ा दिया। रूही की होंठों पर स्माइल आ गई। उसने उन दोनों के हाथ में एक एक हाथ दिया और पार्टी में एंटर किया। उनके पीछे रूही और काशबी थी। काशबी अपने भाई कारण को देख रही थी, जो आगे चला जा रहा था। ये देखकर काशबी का मुंह बन गया। काश उसका भी भाई अमृत और अर्जित की तरह होते, ना कि उसके भाई करण की तरह जो बस घूमने और पैसा उड़ने में बिजी रहता था। वहीं नेहा को थोड़ा बुरा तो लगा, पर ज्यादा नहीं, क्योंकि ये तो हमेशा होता था। रूही इस फैमिली के प्रिंसेस जो थी, उनके आते ही सब उन्हें बधाई देने के लिए आगे आने लगे। वहीं पार्टी में जितने भी लड़के थे, सब रूही को प्यार भरी नजरों से देख रहे थे। उनमें से कुछ लड़के रूही के कॉलेज से ही थे। उनके हिसाब से रूही एक मासूम और साफ दिल की लड़की है, जो कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकती। इसलिए कॉलेज में लगभग बेहद सारे लड़के उसके पीछे पागल थे। आखिरकार कौन रूही जैसी इतनी खूबसूरत और शेखावत खानदान की इकलौती प्रिंसेस को गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में सपने नहीं देखेगा। वहीं लड़कियां रूही को जलन से देख रही थी। रूही का स्टेटस उनसे बेहद हाई था, इसलिए वो कभी भी रूही का मुकाबला नहीं कर सकते थे।
रूही इस वक्त सबके लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी। रूही और नेहा काशवी के साथ वहां से अपने दोस्तों के पास चले गए। जैसे ही तीनों अपने दोस्तों के पास पहुंचे, सब उन्हें घेर गए। तुम तीनों बेहद खूबसूरत लग रही हो, खास करके रूही, तुम सच में प्रिंसेस की तरह लग रही हो। स्वाति तीनों की तारीफ करते हुए बोली। तो एक लड़का सुशील, जो कि उनकी ग्रुप में दोस्त था, वो भी रूही के पास आकर बोला, हाँ रूही, तुम सच में बेहद खूबसूरत लग रही हो। रूही को उनकी तारीफ सुनकर बेहद अच्छा लग रहा था, पर वो खुद को जितना हो सकते शांत रखकर खड़ी थी। उसे आज इतनी उदास देखकर टीना और पूजा ने उसकी हाथ को पकड़ लिया और बोले, क्या हुआ है रूही, आज तो तुम्हारी मोम डैड की एनिवर्सरी है ना, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, फिर तुम इतने उदास क्यों लग रही हो। उसकी बाकी दोस्त पूजा, रीमा, प्रदीप, राज और अक्षय भी उसके पास आ गए। तो रूही कुछ नहीं बोली और फीकी स्माइल करते हुए बोली, कुछ नहीं है, बस मैं तो खुश ही हूँ। उसने नेहा को आंखों में इशारा किया। उसकी इशारा को समझकर नेहा मुंह बनाकर बोली, कैसे खुश रह सकती है वो, उसकी वो छोटी गोदली हुई बहन उसे परेशान करने के लिए वापस जो आ गई है, और वो हर दिन रूही को बेइज्जत करके टॉर्चर कर रही है। वो बार बार रूही को मनहूस, घटिया, कचरा, पता नहीं क्या क्या कह रही है। और तो और उसने रूही की हाथ को एलर्जिक परफ्यूम जबरदस्ती लगाया था, जिस वजह से रूही की हाथ में बेहद ज्यादा रैशेज हो गए थे। तभी रूही नेहा को रोकने की नाटक करते हुए अपनी आंखों में आंसू लाते हुए बोली, नेहा ये क्या बोल रही हो तुम, वो कोई गोदली हुई नहीं है, वो हमारी बहन है। बस रूही, तुम बेहद ज्यादा अच्छी हो और तुम्हारी इसी अच्छाई का फायदा वो लड़की उठा रही है। एक गोदली हुई लड़की होकर वो कैसे तुम्हें धमका सकती है। रीमा गुस्से से बोली। राज भी बोला, हाँ उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें टॉर्चर करने की और बेइज्जती करने की। तभी प्रदीप बोला, पर रूही, तुम्हारी फैमिली के लोग क्या कर रहे हैं, और उन लोगों ने फिर से उस अगली लड़की को क्यों बुलाया। हाँ उसने तो तुम्हें बचपन में मारने की कोशिश किया था, इसलिए घर वालों ने उसे घर से बाहर कर दिया था ना, पूजा भी सोचते हुए बोली। वहीं काश भी, जो वहां खड़ी, वो थोड़ी हैरान थी। इनमें से उसकी कोई क्लोज फ्रेंड नहीं थे, ये सब रूही और नेहा के दोस्त थे, जिनसे वो रूही और नेहा के जरिए मिली थी, क्योंकि वो भी बेहद जल्दी उनकी कॉलेज में ज्वाइन होने वाली थी। पर ये रूही और नेहा की दोस्तों की बातें सुनकर उसे झटका लगा था। क्या ये लोग नहीं जानते हैं कि नियति इस घर की छोटी बेटी है और नेहा उन्हें मिसलीड कर रही है, क्योंकि रूही तो साफ कह रही है कि नियति इस घर की बेटी है, गोदली हुई नहीं है। हे भगवान, वो इन सब में बिल्कुल भी फंसना नहीं चाहती थी। वो एक ही दिन में समझ गई थी कि नियति कोई ऐसी लड़की नहीं है जिससे कोई पंगा ले सके। वो अपने दम पर इतने बड़े बड़े 2 कंपनी चला रही है, यही काफी है ये दिखाने के लिए कि नियति कितनी कैपेबल है। उसके दादाजी और डैड ने उसे बुलाकर वार्न किया था कि वो नियति से ना उलझे, अगर आगे कुछ हुआ तो क्या वो यहाँ फंस नहीं जाएगी। इतना सोचकर काश भी फीकी स्माइल करते हुए बोली, गाइस मैं मोम और बाकी सबसे मिलकर आती हूँ। इतना कहकर वो वहां से चली गई। दूर आकर याने राहत की सांस ली। उनकी फैमिली को अभी भी शेखावत फैमिली की मदद चाहिए था बिजनेस में। वो नियति के बारे में बोलकर अपनी पैर में कुल्हाड़ी क्यों मार दी। अभी जो सिचुएशन है, घर वाले सभी नियति की तरफ कुछ ज्यादा प्यार दिखा रहे हैं। अगर कुछ हुआ तो रूही और नेहा तो उनकी फैमिली की लाडली थे, वो आसानी से इन सब से निकल जाएंगे। पर वो तो बुरी तरह से फंस जाएगी। उसके दादाजी और डैड उसे नहीं छोड़ेंगे। वहीं उसके जाने के बाद नेहा बोली, दादाजी और दादी माँ नियति से बेहद ज्यादा प्यार करते हैं। वो तो रूही से ज्यादा नियति से प्यार करते हैं, और बाकी सब भी नियति को इतनी साल बाहर छोड़ने की वजह से गिल्टी फील कर रहे हैं, इसलिए वो उसे कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए सब चुप है। उसकी बात सुनकर सब हैरान थे। स्वाति बोली, ऑब्वियसली तुम इस घर की प्रिंसेस हो, और उस लड़की को बस उसकी किए की सजा मिली थी, तो उसकी वजह से तुम्हारी फैमिली को इतना गिल्टी फील करने की क्या जरूरत थी। तभी अक्षय बोला, वैसे अब तो वो बड़ी हो गई होगी। अक्षय की होंठों पर एक अजीब चमक थी। उसने अपनी होंठों पर जीभ फेरा। ये देखकर सबको पता चल गया कि अक्षय क्या सोच रहा है। भले ही अक्षय उनका दोस्त था, पर सबको पता था अभी से ही वो लड़कियों के साथ इन्वॉल्व था। उसने कितनी लड़कियों के साथ रात बिताया था। पर रूही मन ही मन डेविल स्माइल करने लगी। यही तो वो चाहती थी। अपनी प्लान को आगे बढ़ाने के लिए उसे बस एक मोहरा ही तो चाहिए था। तभी पार्टी में एक इंसान की एंट्री हुई। उसने एक छोटे बच्चे का हाथ पकड़ रखा था।
दोनों ने ब्लैक आउटफिट कैरी किया हुआ था। एक डेविल किंग और दूसरा डेविल प्रिंस लग रहा था। सब उनकी तरफ ही देखने लगे। उनके पास गार्ड्स थे जो किसी को भी पास आने से रोक रहे थे। उस शख्स को देखकर पार्टी में आए सारे मेहमान हैरान हो गए और बातें करने लगे। क्या ये रायजादा फैमिली के गार्ड्स नहीं है? नहीं, ये तो लग रहा है रायजादा फैमिली के बड़े बेटे प्रखर रायजादा की स्पेशल गार्ड्स है। इन्हें तो गवर्नमेंट फोर्स भी नहीं रोक सकते हैं। हे भगवान, क्या सच में एशिया का टॉप बिजनेसमैन इस पार्टी में आया है? मुझे लगा नहीं था कि इतने बड़े खानदान की बारिश यहाँ आएंगे। सच में लगता है शेखावत फैमिली अब और भी ऊपर उठने वाली है। पार्टी में कुछ मेहमान हैरान थे तो कुछ मेहमान शेखावत फैमिली की किस्मत से जल रहे थे, जो उनकी पार्टी में एशिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन आया है, जिसे आज तक मास्क के बिना किसी ने भी नहीं देखा है। फिर भी प्रखर के बारे में सबको पता है। प्रखर एक ऐसा नाम था जिसका दबदबा सिर्फ इंडिया के ही नहीं दूसरे देश में भी था। शेखावत फैमिली में भी खुद सब हैरान थे। विपुल जी ने रायजादा कॉरपोरेशन में भी पार्टी का इनविटेशन कार्ड भेजा था, पर हर साल तो मित्तल फैमिली, रायजादा फैमिली और बाकी एशिया की 3 बड़े फैमिलीज को वो इनविटेशन कार्ड देकर आते थे। फिर भी आज तक तो कभी कोई नहीं आया था। भला वो उनकी छोटी सी पार्टी में क्यों आएंगे? पर इस बार प्रखर रायजादा को आया देखकर वो खुद भी हैरान थे। वहीं रूही के दोस्त हैरानी और खुशी से उछलते हुए बोले, वाह रूही, तुम्हारी फैमिली की पावर का तो मानना पड़ेगा। उन्होंने एशिया की सबसे बड़ा बिजनेसमैन प्रखर रायजादा को भी इनवाइट किया है। रूही तो खुद इस बारे में कुछ नहीं जानती थी, फिर भी वो स्माइल करते हुए बोली, ऑफ कोर्स मेरे डैड ने उन्हें इनवाइट किया था। उसकी बात सुनकर टीना बोली, प्लीज तुम जब उनसे मिलने जाओगी तो हमें भी साथ लेकर जाना। मैं उन्हें बेहद ज्यादा पसंद करती हूँ, मुझे उन्हें करीब से देखना है। मैंने बस मैगजीन में उनके बारे में पढ़ा है। बाकी सब भी वही कहने लगे तो रूही भी अपने घमंड को डाउन करते हुए बोली, ठीक है, मैं तुम सबको भी मिला दूंगी। उसे भरोसा था कि प्रखर रायजादा उसकी खूबसूरती देखकर उस पर से आज अपनी नजर नहीं हटा पाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्थी। बेइज्जती, नियति की एंट्री, सबकी नजर नियति पर। फिर भी वो स्माइल करते हुए बोली, ऑफ कोर्स मेरे डैड ने उन्हें इनवाइट किया था। उसकी बात सुनकर टीना बोली, प्लीज तुम जब उनसे मिलने जाओगी तो हमें भी साथ लेकर जाना। मैं उन्हें बेहद ज्यादा पसंद करती हूँ, मुझे उन्हें करीब से देखना है। मैंने बस मैगजीन में उनके बारे में पढ़ा है। बाकी सब भी वही कहने लगे तो रूही भी अपने घमंड को डाउन करते हुए बोली, ठीक है, मैं तुम सबको भी मिला दूंगी। उसे भरोसा था कि प्रखर रायजादा उसकी खूबसूरती देखकर उस पर से आज अपनी नजर नहीं हटा पाएंगे। अब आगे। और वो ये भी सोच रही थी कि प्रखर उसके फैमिली की वजह से आया है तो वो तो प्रखर से मिल ही सकती है। उसने सुना था प्रखर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है, और उसके बारे में अफवाह ये भी था कि वो दिखने में बेहद हैंडसम था। भले ही किसी ने प्रखर को नहीं देखा था, पर उसे भरोसा था कि प्रखर बेहद ज्यादा हैंडसम होगा। उसने अपनी ड्रेस को थोड़ा नीचे किया और उसे ठीक किया, जिस वजह से अब उसकी क्लीवेज साफ दिखाई दे रहा था। फिर याने अपनी बाल को ठीक किया। वो अपनी होंठों पर एक बड़ी सी स्माइल लिए प्रखर की तरफ बढ़ गई। वहीं प्रखर के पास तभी विपुल जी, सीखा जी और अमृत, अर्जित आ गए। मिस्टर रायजादा, वेलकम, आप हमारे पार्टी में आए, ये तो हमारे लिए बेहद खुशी की बात है। विपुल जी हंसते हुए बोले। अमृत भी बोला, प्लीज आइए एंड वेलकम टू द पार्टी। प्रखर ने उन सबको देखा तो उसकी आंखों में नफरत उतर आया, जिसे उसने बखूबी से छुपा लिया और बस सिर हिला दिया। ऑफ कोर्स वो यहाँ पार्टी में आया था, पर बस सिर्फ अपनी बनी को देखने के लिए, वरना उसका तो मन कर रहा था इन सबको अपनी हाथों से जिंदा गाड़ दे। पिछली बार इन सब ने उसकी बीबी के साथ कितना गलत किया था। वो तो हमेशा से इन लोगों को बर्बाद करके मार डालना चाहता था, पर उसकी बीबी ही थी जो इन सब से इतना होने के बाद भी इन्हें प्यार करती थी, इन्हें फैमिली मानती थी, इसलिए उसने इन्हें छोड़ दिया। पर इन लोगों ने क्या किया? सिर्फ उसकी बीबी को ही नहीं, बल्कि इन लोगों ने उनके पूरे परिवार को मौत के मुंह में धकेल दिया। अगर उस दिन ये लोग उसकी बीबी को घर से ना निकालते तो उसकी बीबी बिल्कुल सेफ उसके घर में रहती। उसकी बनी को खरोच भी ना आ जाए, वो उसका ख्याल खुद रखता था, चाहे उसके लिए उसे अपनी बीबी को अपने घर में कैद ही क्यों ना करना पड़े। प्रखर किसी की आवाज से होश में आया तो उसने देखा सामने व्हाइट गाउन में एक लड़की खड़ी थी। उस लड़की को देखकर प्रखर ने कोई भाव नहीं दिखाया। ये कोई और नहीं रूही थी,
रूही ने जैसे ही प्रखर को आपने सामने देखा उसकी दिल तेजी से धड़कने लगा। प्रखर की वो गहरी ब्राउन आंखें ही किसी की जान लेने के लिए काफी थी। मास्क के साथ भी वो बता सकती थी कि प्रखर बेहद ज्यादा हैंडसम है। शायद वो हद से ज्यादा हैंडसम था। रूही तो प्रखर के साथ अपनी फ्यूचर की सपने देखने से खुद को रोक ही नहीं पा रही थी। उसने एक चार्मिंग स्माइल दिया और थोड़ा झुककर बोली, हेलो मिस्टर रायजादा। फिर उसने अपनी हाथ प्रखर की तरफ बढ़ा दिया। इस वक्त पार्टी में सब उनकी तरफ ही देख रहे थे। बाकी सभी बिजनेसमैन भी अपनी अपनी बेटियों को प्रखर से इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे। उनकी बेटियां रूही से कम नहीं थी। वो सब बड़ी फैमिली की प्रिंसेस थी। वो सब भी बेहद खूबसूरत थी। पर वो सब जानते थे कि वो शेखावत फैमिली से खुद को कंपेयर नहीं कर सकते थे। क्या पता मिस्टर रायजादा को रूही पसंद आ जाए, ये सोचकर वो सब बेचैनी से आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए। वहीं नेहा और रूही के सारे दोस्त भी थोड़ी दूर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। उनकी होंठों पर स्माइल थी, सिर्फ राज को छोड़कर, क्योंकि राज रूही को पसंद करता था। तभी विपुल जी ऑकवर्ड होकर बोले, मिस्टर रायजादा ये मेरी बेटी है रूही शेखावत। विपुल जी ने रूही की तरफ देखकर बोला, क्योंकि रूही बेहद अजीब रिएक्ट कर रही थी। वहीं मिस्टर रायजादा रूही के साथ हाथ मिलाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं लग रहे थे। वहीं प्रखर की आंखों से रूही की ये छोटी छोटी स्कीम छुपी नहीं थी। उसने घिन से रूही को देखा और उससे मुंह फेर लिया। वहीं रूही ने जब प्रखर की आंखों में खुद के लिए घिन देखा तो वो हैरान हो गई। उसकी दिल जो अभी खुशी से उछल रहा था जैसे टुकड़ों में टूट गया। क्यों प्रखर ने उसे ऐसे घिन से क्यों देखा, जैसे वो कोई कूड़ा हो। वो आज इस पार्टी में सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसे पूरा भरोसा था कि प्रखर भी उसकी खूबसूरती देखकर रेसिस्ट नहीं कर पाएगा और उसे भी बाकी लड़कों की तरह उसे देखते ही पहली नजरों का प्यार हो जाएगा। मुझे आपकी फैमिली मेंबर को जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको अपनी बेटी को अच्छे से मैनर सिखाना चाहिए। क्या आपकी बेटी मुझसे हाथ मिलाने के लिए क्वालिफाइड है? प्रखर की आवाज बेहद गहरी और ठंडी थी, जैसे किसी गहरी बर्फ को खाई से आ रही हो। और प्रखर की आवाज अभी सिचुएशन शांत होने की वजह से सबको सुनाई दे रही थी। रूही की आंखों में आंसू आ गया था। वो तो क्या क्या सोच कर आती थी, पर यहाँ तो बस उसकी बेइज्जती हो रही थी। इससे पहले उसकी इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी। उसने अपने आंखों में आंसू लिए अपनी हाथ को नीचे कर दिया। उसकी आंखों में बेइज्जती और एम्बारेसमेंट का भाव साफ दिखाई दे रहा था। वो देख सकती थी कि कैसे सब उस मजाक उड़ाने वाली भाव अपने चेहरे पर लिए देख रहे हैं। वहीं प्रखर की बात सुनकर हॉल में सभी गेस्ट अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। ये लड़की कितनी कॉन्फिडेंस के साथ मिस्टर रायजादा से हाथ मिलाने के लिए गई थी, और अब देखो कैसे खुद को उसने पार्टी में सबके सामने खुद की इंसल्ट करवा लिया। जितने भी गेस्ट थे, खास करके लड़कियां जो पहले रूही की किस्मत से जल रही थी कि कैसे उसके दो भाई और घरवाले उसे प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते हैं, और अब अपनी फैमिली की वजह से उसे प्रखर रायजादा से सामने मिलने का भी मौका मिल रहा था। पर देखो इसने खुद की ही बेइज्जती करवा ली। ये सोचकर वो लड़कियां हंस रही थी। वहीं अमृत और अर्जित प्रखर को गुस्से से घूर रहे थे। प्रखर रायजादा चाहे कितना भी बड़ा शख्स हो, पर सबके सामने उनकी प्रिंसेस को ऐसे इंसल्ट करने का क्या हक है इसके पास। वो दोनों अपनी प्रिंसेस की आंखों में आंसू, बेइज्जती का भाव और एम्बारेसमेंट साफ देख पा रहे थे। पर वो क्या कर सकते थे? अगर कोई और ऐसे उनकी प्रिंसेस की इंसल्ट करता तो वो उसे छोड़ते नहीं। पर ये इंसान दुनिया का सबसे पावरफुल बिजनेसमैन था, प्रखर रायजादा, जिसकी नाम से गवर्नमेंट भी कांपती थी। वहीं प्रखर विपुल जी को देखा जो एम्बेरेस लग रहे थे। प्रखर की होंठों पर अजीब सी स्माइल आ गई, पर मास्क की वजह से पता नहीं चला। वो उन्हें देखते हुए बोला, मैं यहाँ मिस नियति शेखावत को वजह से आया हूँ। प्रखर की मुंह से नियति क्या नाम सुनकर सभी घरवाले चौंक गए। वहीं प्रखर की मुंह से नियति की नाम सुनकर रूही ने गुस्से से मुठिया कस लिया। नियति नियति, हर जगह नियति, ये छोटी चुड़ैल आखिर इतनी लोगों को क्यों जानती है? तभी विश्वनाथ जी आगे आकर बोले, क्या हुआ बेटा, आपको हमारी पोती नियति से क्या काम है? विश्वनाथ जी को देखकर प्रखर थोड़ा चौंक गया। क्या नियति के दादाजी को हॉस्पिटल में कोमा में नहीं होना चाहिए था और कुछ दिन में उनकी डेथ नहीं हो जानी चाहिए थी? लगता है सब कुछ बदल गया है। अगर उसकी बनी भी वापस आई है तो नो डाउट वो आपने दादाजी को बचाने की कोशिश करेगी। उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और बोला, मिस नियति ने मेरे बेटे को बचाया था, पर मैं उन्हें प्रॉपर तरीके थैंक्स नहीं के पाया था।
बाद में मैंने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि वो मिस नियति शेखावत है, शेखावत फैमिली की सबसे छोटी बेटी। आज मुझे पता चला कि मुझे पार्टी के लिए इनविटेशन मिला है, इसलिए मुझे लगा मुझे यहाँ आकर मिस नियति को अच्छे से धन्यवाद देना चाहिए। प्रखर की बात सुनकर अब सबको समझ आ गया कि प्रखर सिर्फ शेखावत फैमिली के वजह से इस पार्टी में नहीं आया है, बल्कि वो तो मिस नियति को थैंक्स कहने भी आया है अपने बेटे की जान बचाने के लिए। सबने सुना था कि प्रखर रायजादा का एक बेटा है। सबने नीचे देखा जहां एक क्यूट बच्चा प्रखर के हाथ को पकड़ खड़ा था। वो सब समझ गए कि ये प्रखर रायजादा का बेटा है। रूही की तो गुस्से और नफरत से मुठियां कस गई। ये मिस्टर रायजादा भी यहाँ उस लड़की नियति की वजह से आए हैं। उसने सामने खड़े प्रखर को देखा जो हद से ज्यादा कोल्ड था, पर बेहद हैंडसम एयर चार्मिंग था। वो अब कुछ भी करके प्रखर रायजादा को पाना चाहती थी, चाहे उसके लिए उसे इस छोटे लड़के मतलब प्रखर के बेटे की करीब ही क्यों ना जाना पड़े। रूही के दोस्त भी सब रूही के पास आ गए। रूही की आंखों में आंसू देख उन्हें अच्छा नहीं लगा, पर तभी सबको एक बात याद आई, इस फैमिली की छोटी बेटी नियति शेखावत। पूरे हॉल में बातें होने लगी, ये नियति शेखावत कौन है? क्या शेखावत फैमिली की इकलौती प्रिंसेस रूही शेखावत नहीं है? तो ये नियति शेखावत कौन है जिसके बारे में मिस्टर रायजादा बात कर रहे थे? उन सब ने कभी भी शेखावत फैमिली के साथ किसी पार्टी में रूही और नेहा के सिवा किसी को भी नहीं देखा था। नेहा विपुल शेखावत की पहली वाइफ की बहन की बेटी है। इस बारे में भी लगभग सब जानते थे। नियति बचपन से ही घर में रही थी। फैमिली वाले उसे कभी किसी पार्टी में नहीं लेकर जाते थे, इसलिए किसी को भी नहीं पता था कि शेखावत फैमिली की एक और बेटी है, विपुल शेखावत और सीखा शेखावत की एक बेटी। तभी दादाजी स्माइल करते हुए बोले, हाँ मेरी छोटी पोती नियति वो आती ही होगी आपने भाइयों के साथ। ये सुनकर कियान की आंखों में चमक आ गई। अब वो अपनी मम्मी से जी मिलने वाली थी। तभी किसी के मुंह से निकला, वाओ ये लड़की कितनी खूबसूरत है। उस लड़के की बात सुनकर और उसकी नजर का पीछा करके बाकी सबने भी एंट्रेंस की सीढ़ियों की तरफ देखा, जहां ब्लैक कॉलर की लॉन्ग गाउन में एक खूबसूरत लड़की नीचे आ रही थी। उसकी फिगर, हाइट सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। उसकी ब्लू आंखें बेहद गहरी और ठंडी थी, फिर भी तारों की तरह चमक रही थी। लड़की की स्किन दूध जैसी गोरी थी। उसकी फेशियल फीचर्स एकदम किसी गोडेस जैसा था। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अप्सरा सीधा स्वर्गलोक से यहाँ धरती पर आ गई हो। उसके दोनों तरफ दो लड़के थे जिन्होंने उसकी दोनों हाथ को पकड़ा हुआ था, और एक लड़का पीछे उसकी गाउन को संभाल कर नीचे आ रहा था। वो तीनों लड़के भी बेहद हैंडसम थे। लड़के तो नियति को देखकर पागल हो रहे थे। नियति इतनी खूबसूरत थी कि उसे किसी मेकअप की कोई जरूरत ही नहीं थी। उसकी खूबसूरती तो ऐसे भी सबसे ऊपर थी। सभी लड़के अपने दिल पर हाथ रख के खड़े थे। वहीं रूही की चारों दोस्त प्रदीप, राज, अक्षय और सुशील का भी यही हाल था। नियति की खूबसूरती उन्हें भी दीवाना बना रहा था। वहीं दो जोड़ी आंखें सबको खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। ये कोई और नहीं प्रखर और कियान थे। प्रखर की ब्राउन आंखें सुनहरी होने लगी थी, जैसे अभी सबको जलाकर राख कर देगा। इन सब की हिम्मत कैसे हुई उसकी बीबी को देखने की? उसका मन कर रहा था इन सब की आंखें निकाल दे। कियान का भी यही हाल था। वो भी अपनी काली गहरी आंखों से पार्टी में सभी लड़कों को घूर रहा था, जैसे सबको मार डालना चाहता हो। इन सब की हिम्मत कैसे हुई उसकी मम्मी को घूर कर देखने की? उसकी मम्मी सिर्फ उसकी है, सिर्फ कियान की और उसके डैड की। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्थी। ब्लाइंड गेम खेलना है। चैरिटी केस, गुस्सा। ये कोई और नहीं प्रखर और कियान थे। प्रखर की ब्राउन आंखें सुनहरी होने लगी थी, जैसे अभी सबको जलाकर राख कर देगा। इन सब की हिम्मत कैसे हुई उसकी बीबी को देखने की? उसका मन कर रहा था इन सब की आंखें निकाल दे। कियान का भी यही हाल था। वो भी अपनी काली गहरी आंखों से पार्टी में सभी लड़कों को घूर रहा था, जैसे सबको मार डालना चाहता हो। इन सब की हिम्मत कैसे हुई उसकी मम्मी को घूर कर देखने की? उसकी मम्मी सिर्फ उसकी है, सिर्फ कियान की और उसके डैड की। अब आगे उन दोनों के ऐसे घूरने की वजह से सबको वहां का तापमान गिरता हुआ महसूस हो रहा था। एक पल के लिए सब इधर उधर देखने लगे, पर तब तक प्रखर और कियान की नजरें फिर से अपनी बीबी और मम्मी की तरफ घूम गई थी। फिर भी ये थोड़ा सा टाइम में उन्हें लगा जैसे कोई भयानक जानवर उन्हें घूर रहा है। सबने इसे गलतफहमी समझकर सिर हिला दिया। नियति नीचे आ रही थी।
ये लड़की सच में मेरी सपनों की खूबसूरत परी की तरह लग रही है। काश ये लड़की एक नज़र मुझे देख ले। ये कौन है? आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने शेखावत फैमिली की पार्टी में कभी नहीं देखा है। हॉल में सब नियति की खूबसूरती की बातें कर रहे थे। कुछ पल के लिए तो हॉल में खड़ी लड़कियां भी नियति की खूबसूरती से अट्रैक्ट हो गई थी। वहीं कुछ लोग तो अभी ने नियति को अपनी गर्लफ्रेंड और बीवी बनाने के बारे में सोच रहे थे। कुछ बिजनेस फैमिली के लोग नियति को चमकती हुई आंखों से देख रहे थे और आपने अपने बेटे और पोते के साथ इस खूबसूरत लड़की की शादी करवाने की सपने देख रहे थे। वाह, ये लड़की है कौन? इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा है। अगर ये पार्टिसिपेट करे तो मिस यूनिवर्स बन सकती है। राज नियति को देखते हुए बेख्याली में बोला। राज भी बोला, हाँ यार, ये तो सच में किसी अप्सरा की तरह लग रही है। इसे पाने के लिए दो देश में लड़ाई हो सकती है। अक्षय जो पहले ही लड़कीबाज था, वो भी ललचाई आंखों से नियति की तरफ देखते हुए बोला, अगर ये लड़की मुझे मिल जाए तो मजा आ जाएगा। अगर ये मिल जाए तो मैं उसे जरूर शादी करके हर रात अपने पास रखने चाहूंगा। सुशील भी बोला, हाँ ये सही है। फिर रूही की तरफ देखकर बोला, रूही वैसे ये खूबसूरत लड़की कौन है? उसकी हाथ पकड़कर तो तुम्हारा जय भाई चल रहा है ना? क्या ये तुम्हारी कोई रिलेटिव है? आज तक तो तुमने हमें इस लड़की से कभी नहीं मिलाया। वहीं रूही जो हॉल में चारों ओर हो रही नियति की तारीफ से ऑलरेडी गुस्से में थी। आपने दोस्तों की मुंह से भी नियति की इतनी तारीफ सुनकर वो गुस्से और नफरत से फटने वाली थी। नियति की आते ही नियति ने उसकी लाइमलाइट को चुरा लिया था। ऊपर से राज जो उसे इतना पसंद करता था और हमेशा प्यार करने का दावा करता रहता था, वो भी नियति को देखकर जैसे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया था। ये देखकर उसे और भी गुस्सा आ रहा था। उसके हिसाब से चाहे वो राज को कितना भी नापसंद क्यों ना करे, या फिर राज को कितनी बार ठुकरा क्यों ना दे, फिर भी राज को उसके पीछे हमेशा आशिक कुत्ते की तरह पड़ना चाहिए था। तभी तो जाकर बाकी सब भी नोटिस करेंगे कि वो कितनी अच्छी और खूबसूरत है। कि उसके रिजेक्ट करने के बाद भी राज जैसे एक इतनी बड़ी फैमिली का लड़का उसके पीछे पड़ा है, और ये इमेज उसके लिए फ्यूचर किसी सीढ़ी की तरह काम करता। वहीं रूही की तरह नेहा को भी नियति को देख जलन और नफरत हो रही थी। उनकी बाकी पांचों दोस्तों का भी यही हाल था। वो सब भी नियति को देखकर, उसकी खूबसूरती को देखकर जलकर राख हो गए थे। तभी सबने देखा विश्वनाथ जी और पार्वती जी आगे चले गए और दोनों ने नियति के सामने अपना एक एक हाथ आगे कर दिया। नियति की दोनों तरफ इस वक्त जय और आदित्य थे और पीछे आकाश उसकी गाउन को संभाले हुए था। दादाजी और दादी माँ को देखकर जय और आदित्य ने नियति का दोनों हाथ दादाजी और दादी का को पकड़ा दिया, तो नियति की चेहरे पर कभी ना दिखने वाली एक स्माइल आ गई, जिस वजह से वो भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी। नियति ने दोनों की हाथ को थामकर आखिरी सीढ़ी से नीचे कदम रखा। उसकी चलने में भी एक एलिगेंस झलक रही थी और उसकी ऑरा बेहद डोमिनेटिंग और डिफाइन था, जो वहां खड़े हर इंसान के दिल में अपना छाप छोड़ रही थी। जो लड़के पहले ही उसकी खूबसूरती को देखकर पागल हुए जा रहे थे, नियति की स्माइल देखकर वो तो उसकी प्यार में और भी पागल हो गए। नियति की स्माइल किसी खिले हुए ताजा गुलाब की तरह थी। वहीं विश्वनाथ जी और पार्वती जी के साथ उस लड़की की इतनी क्लोजनेस को देखकर अनुमान लगा रहे थे कि आखिर ये लड़की कौन हो सकती है। ये बात दादाजी और दादी माँ भी समझ पा रहे थे। इसलिए दादाजी अपनी आवाज को ऊंची करते हुए बोले, मैं आप सबको अपनी जिंदगी की सबसे खास इंसान से मिला रहा हूँ। फिर वो नियति की तरफ देखकर बोले, ये है नियति शेखावत, मेरी छोटी सी गुड़िया, मेरी पोती, जिसे मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। विश्वनाथ जी की बातें वहां सबने सुना, सब हैरान रह गए। उन्होंने कभी नहीं सुना था कि रूही शेखावत के अलावा भी शेखावत फैमिली की कोई बेटी है। हॉल में इस बारे में बातें होने लगी, ये क्या ही रहा है? क्या शेखावत फैमिली की सिर्फ एक ही बेटी नहीं है? रूही शेखावत, जिसे किसी फैमिली किसी प्रिंसेस की तरह ट्रीट करती है, तो ये लड़की कैसे शेखावत फैमिली की प्रिंसेस हो सकती है? पर मिस्टर विश्वनाथ शेखावत, जिनकी बातों का औधा इतना ज्यादा है, वो ऐसे सबके सामने झूठ तो नहीं बोलेंगे ना? तो फिर हम सब ने पहले कभी इस लड़की को शेखावत फैमिली की किसी फंक्शन या पार्टी में क्यों नहीं देखा? वहीं विपुल जी, सीखा जी, अमृत और अर्जित भी हैरान थे, पर उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ी खुशी भी थी कि शायद सबके सामने कहने पर नियति उनकी रिश्ते को एक्सेप्ट कर ले। एक मिडिल एज लेडी ने विश्वनाथ जी की तरफ देखकर पूछा, मिस्टर शेखावत, क्या आपकी एक ही पोती नहीं है, रूही शेखावत? तो नियति शेखावत कौन है? क्या ये आपकी कोई रिलेटिव है या आपने इन्हें गोद लिया है?
वहीं आपने दादाजी की बात सुनकर रूही अपनी मुठियां कस रही थी। उसे डर था कि कहीं उसके दादाजी सबके सामने ये ना बता दे कि नियति उनकी फैमिली की असली बेटी है। तभी विश्वनाथ जी बोले, रूही शेखावत सिर्फ मेरे बेटे विपुल शेखावत की बेटी है। ये मेरी रियल पोती नियति शेखावत है, मेरी कोई रिलेटिव की पोती या गोद ली हुई नहीं है। ये विपुल शेखावत और सीखा शेखावत की बायोलॉजिकल बेटी है। विश्वनाथ जी की बात सुनकर सब हैरान और शक हो गए थे। क्या मतलब ये लड़की विपुल शेखावत और सीखा शेखावत की बायोलॉजिकल बेटी है? हम सब ने फिर इस लड़की को कभी भी इनकी फैमिली की किसी भी फंक्शन में क्यों नहीं देखा? हाँ, मैंने तो कभी मिस्टर विपुल शेखावत और मिसेस सीखा शेखावत के मुंह से नियति शेखावत का नाम भी नहीं सुना। वहीं नेहा और रूही के दोस्त भी हैरान थे, क्या ये लड़की सच में वही नियति है जिसके बारे में उन्हें रूही ने बताया था और नेहा ने कहा था कि वो बेहद अगली थी बचपन में। और तो और नेहा और रूही ने तो कहा था कि नियति बस एक गोदली हुई लड़की है। फिर रूही के दादाजी ये क्यों कह रहे हैं कि ये लड़की विपुल अंकल और सीखा आंटी की बायोलॉजिकल बेटी है? रूही, ये हो क्या रहा है? तुम्हारे दादाजी क्या कह रहे हैं? क्या ये लड़की नियति बस तुम्हारी फैमिली की एक गोदली हुई चैरिटी केस लड़की नहीं है? तुम चुप क्यों हो? तुम कैसे अपना हक इस लड़की को दे सकती हो जो तुम्हें बुली करती है? टीना जोर से बोल पड़ी, जिस वजह से हॉल में सबको उसकी बात सुनाई दे गई। हॉल में चारों ओर चुप्पी छाई हुई थी, जो पार्वती जी की गुस्से की आवाज से टूटी। ए लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती को गोदली हुई चैरिटी केस कहने की? उनकी तेज आवाज से सब होश में आए। वहीं टीना भी थोड़ा डर गई थी। मिताली ने टीना को पीछे खींच लिया और थोड़ा शांत हुए बोली, आप कैसे इस लड़की नियति को अपनी पोती रूही की जगह दे सकते हो? ये तो बस इस घर की गोदली हुई लड़की है ना, तो आप इस लड़की को इतनी ज्यादा फेवर क्यों कर रहे हो? उसने नियति को तरफ इशारा किया, पर नियति के भयानक आंखें देखकर जैसे मानो उसकी दिल बाहर आने को थी। नियति की नजर ऐसी थी जैसे वो अपनी नजर से ही मिताली को मार डालती। वहीं प्रखर और कियान जो ये सब देख रहे थे, उन्हें भी बेहद गुस्सा आ रहा था। कियान प्रखर के गोद में था और उसके कान में बोला, डैड, क्या ये लोग मम्मी को बुली कर रहे हैं? क्या हमें इन लोगों को सजा देनी चाहिए? उसकी बात सुनकर प्रखर उसकी सिर को सहलाते हुए बोला, तुम्हें उन सब के साथ ब्लाइंड गेम खेलना है। कियान के होंठों पर खतरनाक स्माइल आ गई और वो अपनी बच्चों जैसी आवाज में बोला, यस डैड, मुझे इनके साथ जरूर खेलना है। इस वक्त कियान के होंठों पर जो खतरनाक स्माइल थी, वो उसकी बच्चों जैसी आवाज से मेल नहीं खा रही थी। इस वक्त उसे देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि इतना छोटा बच्चा इतना खतरनाक सोच सकता है। प्रखर की होंठों पर भी मास्क के अंदर एक तिरछी स्माइल आ गई। वहीं जय इस वक्त गुस्से में था और आगे आकर गुस्से से बोला, और तुम्हें ये बात किसने बताया कि मेरी लिटिल सिस्टर गोदली हुई बेटी है? ये कहते हुए वो रूही और नेहा को घूर रहा था। उसे पूरा यकीन था कि इन दोनों में से किसी ने ही ये अफवाह फैलाया होगा। तभी दादाजी गुस्से से बोले, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? बताओ, कौन मेरी प्यारी पोती के बारे में ऐसी अफवाहें फैला रहा है? वो जो भी हो, उसे आज मैं बिस्वाम्भर शेखावत ऐसी सजा दूंगा कि वो दोबारा कभी ऐसी अफवाह फैलाने के बारे में सोचेगा भी नहीं। दादाजी की बात सुनकर और उन्हें इतने गुस्से में देखकर नेहा और रूही डर गई। अगर इन सबने ये बोल दिया कि नियति के बारे में उन लोगों ने अफवाह फैलाया है, तो उनके लिए दादाजी ने क्या सजा सोचा होगा। वहीं विपुल जी और सीखा जी शर्मिंदा थे, क्योंकि सब उन्हें सवाल पूछ रहे थे कि उन लोगों ने कभी भी नियति को उनके साथ क्यों नहीं देखा। और इस बात का जवाब तो विपुल जी और सीखा जी भी नहीं दे पा रहे थे। वो क्या बताते कि एक बेटी की वजह से उन्होंने अपनी दूसरी बेटी को इग्नोर कर दिया। ये जानकर लोग उन्हें सबसे बुरे माँ बाप का किताब जरूर दे देंगे, जो कि वो सच में थे। अमृत और अर्जित का भी वही हाल था। सब उनसे पूछ रहे थे कि अगर उनकी एक छोटी बहन है, तो अभी तक उन लोगों ने अपनी छोटी बहन को कभी किसी से इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवाया? क्या नियति उनकी सौतेली बहन है, इसलिए वो दोनों नियति को अपनी बहन नहीं मानते हैं? और इन सभी सवालों का जवाब वो क्या दे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। शर्म से दोनों का सिर नीचे झुका हुआ था। पर जैसे ही रूही और नेहा की दोस्तों ने नियति को गोदली हुई चैरिटी केस कहा, तो दोनों को बेहद गुस्सा आ रहा था रूही और नेहा की दोस्तों पर। भले ही वो नियति को तब इतना प्यार नहीं करते थे, पर नियति कोई अनाथ या गोदली हुई बेटी नहीं थी, वो उनकी खुद की बहन थी। तो ये लोग कैसे इतनी बड़ी बात कैजुअली कह सकते हैं? वहीं विपुल जी और सीखा जी को भी बेहद बुरा लग रहा था।
और गुस्सा भी आ रहा था। नियति उनकी बेटी थी तो ये लोग कैसे उसे चैरिटी केस कह सकते थे। वहीं विश्वनाथ जी को इतने गुस्से में देखकर मिताली की मोम डैड और टीना की मोम डैड उनके पास आ गए। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी यहाँ उनके लिए मुसीबत खड़ी कर देगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था उनकी बेटी के अंदर दिमाग भी है या नहीं। चाहे ये लड़की शेखावत फैमिली की असली बेटी हो या गोदली हुई बेटी हो, उनकी बेटी को क्या जरूरत है पार्टी में इतने लोगों के आगे तमाशा करने की। क्या वो विश्वनाथ शेखावत के गुस्से को झेल सकते थे? बिल्कुल भी नहीं। विश्वनाथ जी चाहे तो उनकी बिजनेस को बर्बाद कर सकते थे। उन्हें अपनी बेटियों पर ही गुस्सा आ रहा था। रेवती जी ने मिताली की हाथों को गुस्से से पकड़ लिया और बोली, मिस्टर एंड मिसेस शेखावत तुमसे कुछ पूछ रहे हैं ना बेवकूफ लड़की। किसने तुम्हें बताया कि उनकी पोती गोदली हुई है? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस नियति शेखावत की इंसल्ट करने की? हालांकि उन्हें डाउट था कि ये सभी बातें रूही शेखावत से जुड़ी हुई है, क्योंकि रूही और उनकी बेटी दोस्त थी पर वो रूही के खिलाफ बोल नहीं सकती थी, पर अपनी बेटी की मुंह से तो बुलवा सकती थी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्थी। सालों पहले का सच वीडियो। रेवती जी ने मिताली की हाथों को गुस्से से पकड़ लिया और बोली, मिस्टर एंड मिसेस शेखावत तुमसे कुछ पूछ रहे हैं ना बेवकूफ लड़की। किसने तुम्हें बताया कि उनकी पोती गोदली हुई है? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस नियति शेखावत की इंसल्ट करने की? हालांकि उन्हें डाउट था कि ये सभी बातें रूही शेखावत से जुड़ी हुई है, क्योंकि रूही और उनकी बेटी दोस्त थी पर वो रूही के खिलाफ बोल नहीं सकती थी, पर अपनी बेटी की मुंह से तो बुलवा सकती थी। अब आगे। अपनी डैड और मोम को इतने गुस्से में देखकर मिताली बेहद डर गई। वहीं टीना की मोम मिंती जी भी उसे गुस्से से डांट रही थी। मिताली की डैड सुरेश जी और टीना के डैड जसोवंत की भी विद्वानाथ जी और पार्वती जी को इतने गुस्से में देखकर डर रहे थे। वो नहीं चाहते थे उनकी बेटी की इस मूर्ख की जैसे बात करने की वजह से उनकी फैमिली को किसी मुसीबत में घसीटना पड़े। मिस्टर शेखावत, मिसेस शेखावत, जरूर इन्हें कोई गलतफहमी हुई है, हम उनसे बात करते हैं। तभी टीना डरते हुए हकलाते हुए बोली, क्या ये सच नहीं है? क्या इस लड़की नियति को आपने अनाथ आश्रम से गोद नहीं लिया है? उसकी बात सुनकर विपुल जी और खुद को संभाल नहीं पाए और गुस्से से आगे आकर बोले, और तुम्हें ये सब किसने कहा कि वो इस घर की गोदली हुई बेटी है? वो इस घर की छोटी बेटी है, मैं और सीखा उसकी बायोलॉजिकल पेरेंट्स है। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे गोदली हुई अनाथ कहने की? और तुम्हें ये किसने कहा कि नियति ने रूही की जगह ली है? जितनी जगह इस घर में रूही की है, उतनी जगह नियति की भी है इस घर में, क्योंकि वो इस घर की छोटी बेटी है। विपुल जी की बात सुनकर मिताली और टीना हैरानी से रूही और नेहा को देखने लगे। उन दोनों को तो इस वक्त बेहद ज्यादा डर लग रहा था। भला विपुल अंकल खुद की बेटी के बारे में झूठ क्यों बोलेंगे? इसका मतलब क्या रूही और नेहा दोनों ने उन सबको झूठ बोला है? वहीं उन्हें अपनी तरफ देखता पाकर रूही और नेहा की तो जान जा रही थी। उन दोनों को ही बेहद डर लग रहा था। अगर इन सबने सच कह दिया तो घरवाले उन्हें कैसी पनिशमेंट देंगे इस बारे में तो वो सोच भी नहीं पा रहे थे। उन दोनों के बाकी दोस्त भी उन्हें हैरानी से देख रहे थे। वो दोनों मिताली को और टीना को सच बोलने से रोकते। उससे पहले मिताली हैरानी से बोली, नेहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि नियति बस एक गोदली हुई बेटी है जो रूही से उसकी जगह छीनने की कोशिश कर रही है? हाँ रूही, तुमने भी तो हम सबको नहीं बताया कि नियति तुम्हारी असली बहन है। तुम दोनों ने हम सब से झूठ क्यों बोला? टीना भी गुस्से से बोली। उसे ऐसा लग रहा था जैसे नेहा और रूही उन सबको धोखा देकर इन सब में फंसा लिया है। तभी रूही की गाल पर एक थापड़ पड़ा, नेहा को भी थापड़ पड़ा। दोनों की फेस एक तरफ झुक गया। दोनों ने आंसू भरी आंखों से सामने देखा। तो विपुल जी ने रूही को थापड़ मारा था, वहीं अमृत ने नेहा को थापड़ मारा था। रूही हैरान थी। उसके डैड ने आज तक उसे कभी डांटा तक नहीं था, पर आज उन्होंने इतने लोगों के सामने उस पर हाथ उठा दिया बस एक छोटी सी बात के लिए। वहीं नेहा भी हैरान थी। अमृत भाई उसे अपनी बहन मानते थे, वो कैसे उसे मार सकते थे? वहीं नियति जय की कंधे से टिककर बड़ी इंटरेस्ट के साथ ये सब देखने लगी। विपुल जी गुस्से से बोले, रूही, नेहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम दोनों अपनी बहन के बारे में अपने दोस्तों से ऐसा झूठ बोलोगी। वहीं पार्टी हॉल में सब बातें करने लगे। मैं तो इस लड़की रूही को एक अच्छी और संस्कारी लड़की समझ रही थी, पर ये तो एक डबल फेस वाली लड़की है। ये तो बाहर से कितनी मासूम और पोलाइट लगती है,
पर देखो कितनी चालक है और कैसे अपनी ही छोटी बहन के बारे में ऐसी बातें कर रही है। हाँ, ऐसे लड़कियां बेहद खतरनाक होती है। ये दोनों लड़की सच में कुछ और ही है और कुछ और ही प्रेजेंट करती है। हॉल में हो रही बातें को सुनकर रूही और नेहा को गुस्सा आ रहा था। उनकी अच्छी खासी एंजल जैसी छवि जो उन दोनों ने दूसरों के सामने बनाया था इस वक्त बर्बाद हो रही थी, और इसका दोष भी मन ही मन वो नियति को ही दे रहे थे। विपुल जी बेहद ज्यादा डिसअपॉइंट लग रहे थे। उन्हें इतने गुस्से में देखकर रूही रोते हुए बोली, नहीं डैड, मैंने कभी की नहीं कहा कि नियति मेरी गोदली हुई बहन है। मिताली, टीना, तुम दोनों झूठ क्यों बोल रही हो? क्या मैंने तुम दोनों से कभी भी कहा है कि नियति मेरी एडोप्टेड सिस्टर है? रूही रोते हुए मासूम बनते हुए बोली। उसकी बात सुनकर सब सोचने लगे। सच में रूही ने कभी नियति को एडोप्टेड नहीं कहा था, सिर्फ नेहा ने ही नियति को गोदली हुई कहा था। और रूही हर बार बोलती थी कि नियति उसकी बहन है, गोदली हुई नहीं है। वहीं नेहा हैरान हो गई, अब क्या सभी इल्जाम उस पर आ जाएंगे? रूही ने नेहा को इशारा किया तो नेहा समझ गई उसे ये इल्जाम आपने ऊपर लेना ही पड़ेगा। अगर वो अकेली फंसी तो वो बच सकती थी, नहीं तो बाद में रूही उसके लिए रिक्वेस्ट करके उसे इन सब से बाहर निकाल सकती थी। पर अगर वो दोनों ही फंस गए तो वो कैसे सजा से बचेंगे? तभी स्वाति आगे आकर बोली, हाँ रूही सच बोल रही है। रूही ने कभी नहीं कहा है कि नियति एडोप्टेड बेटी है। बस नेहा ने ही हमें कहा था कि नियति इस घर की गोदली हुई एडोप्टेड बेटी है। पर क्या ये सच नहीं है कि नियति रूही को हमेशा टॉर्चर करती थी और बचपन में उसने रूही को मारने की कोशिश किया था, इसलिए उसे इस घर से निकाल दिया गया था। स्वाति की बात सुनकर सब गुस्से से नेहा को देखने लगे। वहीं बाकी हॉल में मौजूद सब हैरानी से नियति को देखने लगे। क्या ये इतनी खूबसूरत लड़की इतनी डेंजरस है? इसने अपनी ही बड़ी बहन की जान लेने की कोशिश की, और क्या इसलिए इस लड़की को घर से बाहर निकाल दिया गया था और इसलिए इसे किसी ने कोई फंक्शन में नहीं देखा था? हॉल में इस तरह की बातें धीरे धीरे होने लगी। सिचुएशन को अपने तरफ होते देखकर रूही और नेहा खुश हो गई। अगर सबके सामने नियति की इमेज खराब हो गई तो कितना अच्छा होगा। फिर चाहे नियति कितनी ही टैलेंटेड क्यों ना हो, नियति कभी सबके सामने गर्व से नहीं चल पाएगी। नेहा भी सिचुएशन का फायदा उठाते हुए रोते बोली, मुझे माफ कर दीजिए अंकल, आंटी, भाई, मैंने आप सबको निराश किया है। पर नियति ने जो रूही के साथ किया था मैं वो सब भूल नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने बस नियति को गुस्से में गोदली हुई बेटी बोल दिया था। आप चाहे तो मुझे सजा दे सकते हो, मैं अपनी गलती जानती हूँ। इतना कहकर नेहा घुटनों के बल बैठ गई और मन ही मन बोली, ये इतनी बड़ी गलती भी नहीं है कि ये मुझे सजा दे। वहीं सबको लग रहा था नेहा ने गुस्से में ये सब कह दिया है। नियति ने जो किया था उसके लिए नेहा उसे माफ नहीं कर पा रही थी। तभी हॉल प्रोजेक्टर स्क्रीन जिस पर अब तक विपुल जी और सीखा जी का फोटो शो हो रहा था, उस पर एक वीडियो प्ले होने लगा। सब अचानक साउंड आने से प्रोजेक्टर की तरफ देखने लगे, जहां एक 5 साल की बच्ची जो कि नियति थी वो आपने सामने खड़ी 8 साल की रूही से बोल रही थी, रूही दी, क्या आपको मेरी दी हुई ड्रेस पसंद नहीं आया? मैंने दादी माँ से पैसा लेकर आपके लिए वो पिंक ड्रेस लाया। आप आज अपनी बर्थडे में पहनती तो सिंड्रेला जैसी खूबसूरत लगती। अगर आपको पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये डॉल मुझे दादी माँ ने दिया था, मैं आपको ये आपकी बर्थडे गिफ्ट दे दूंगी। इतना कहकर छोटी बच्ची नियति ने रूही की तरफ उस डॉल को बढ़ा दिया। 8 साल की रूही ने नियति की हाथ से डॉल ले लिया तो नियति खुशी से क्लैप करते हुए बोली, ये मतलब आपको मेरा दिया ये गिफ्ट पसंद आया रूही दी? मतलब आपको डॉल पसंद है तो मैं आपके लिए आपकी हर बर्थडे पर डॉल लाकर दूंगी। सब उस वीडियो को हैरानी से देख रहे थे, खास करके घर वाले। क्या ये वीडियो रूही की बर्थडे की रात की नहीं थी, जिस दिन रूही सीढ़ियों से गिरी थी और उन सबने नियति को घर से इस वजह से निकाल दिया था? वहीं इस वीडियो को देखकर रूही की तो हाथ पैर कांप रहे थे। वो जाकर इस वीडियो को बंद कर देना चाहती थी। तभी वीडियो में रूही की आवाज सुनाई दिया, नियति तुम बस कचरा ला सकती हो, क्या इसे गिफ्ट कहते हैं? तुम्हें क्या लगता मेरे पास ऐसी डॉल की कमी है? मेरे लिए हफ्ते में एक बार डैड और भाई खिलौने, टेडी डॉल सब कुछ लाते हैं। ये घटिया डॉल तुम अपने पास ही रखो, तुम्हारे पास शायद 1-2 डॉल ही होंगे, है ना? तभी नियति मधुमियत से बोली, पर रूही दी, मेरे लिए तो सिर्फ दादी डॉल लाती है ना, 2 तो आपने पहले ले लिया था, अब मेरे पास 2 है, मैंने आपको 1 दे दिया। मेरे पास खेलने के लिए एक और डॉल है, आप इसे रख लीजिए। आज आपको बर्थडे है ना, जब दादी माँ दादाजी के ठीक होने के बाद हॉस्पिटल से आएगी वो मेरे लिए और डॉल और खिलौने ला देगी।
उसकी बात सुनकर रूही चिढ़ गई और उस डॉल को खींच कर तोड़ दिया और फेंक दिया और बोली, लो ले लिया मैंने गिफ्ट, अब तोड़ भी दिया, अब जाओ यहाँ से आपनी इस 2 कौड़ी की गिफ्ट लेकर। इतना कहकर वो मुड़ गई। वहीं नियति रोने लगी थी और बोल रही थी, दादी माँ ने ये नियति को दिया था, मैंने तो आपको गिफ्ट दिया, आपने इसे क्यों तोड़ दिया। वो उस डॉल को लेने के लिए रूही के पीछे भागी। रूही ने उस डॉल को सीढ़ियों की छोर पर फेंक दिया था। नियति जैसे ही रूही ने पास पहुंची, रूही की पैर उस डॉल के सिर पर पड़ी जिसे उसने तोड़कर फेंक दिया था और उसकी पैर मुड़ गया जिस वजह से वो ऊपर सीढ़ियों से गिर गई। नियति ने अपने छोटे हाथ से रूही की पीछे ड्रेस को पकड़ने की कोशिश की पर तब तक रूही गिर चुकी थी और उसकी चिल्लाने की आवाज से घरवाले सब हॉल में आ चुके थे और रूही को खून से लथपथ देखकर वो सब डर गए और उसे उठाकर हॉस्पिटल ले गए। उसके दूसरे दिन का एक वीडियो था जिसमें रूही हॉस्पिटल से आ गई थी और उसकी सिर पर पट्टी बंधी हुई थी और वो बोल रही थी कि नियति उसके पीछे आ रही थी और शायद उसने गुस्से में उसे सीढ़ियों पर से धक्का दे दिया होगा क्योंकि उसने कल उसकी दिए गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं किया था। उसकी बात सुनकर सब नियति को घूर कर देख रहे थे जिसे गुस्से में शिखा जी ने थापड़ मारा था, बिना ये जाने कि नियति की गलती है या नहीं। बाकी सब भी गुस्से में थे और बोल रहे थे, तुम रूही की जगह छीनने की कोशिश कर रही हो और अब उसे मारने की भी कोशिश कर रही हो। विपुल जी ने नियति को गुस्से से देखा और बोले, इसे आज ही हॉस्टल भेज दो, ये यहाँ रहेगी तो क्या पता ये फिर से रूही की जान लेने की कोशिश करेगी। तभी नीरज जी बोले, पर भाई मोम घर पर नहीं, आप ऐसा डिसीजन कैसे ले सकते हो, नियति बच्ची है, गलती हो गई होगी उससे। तभी सरिता जी ने उन्हें रोक लिया और बोली, आप कुछ मत बोलिए, उसने इतनी बड़ी गलती की है, अगर भाई उसे हॉस्टल में भेजना चाहते हैं तो ये ठीक है, वहाँ रहकर पढ़ाई खत्म होने तक वो बदल जाएगी। वहीं नियति बस यही कह रही थी, डैड मोम भाई मैंने रूही दीदी को धक्का नहीं दिया, पर उसकी बात सुनने के लिए कोई भी तैयार ही नहीं था। वीडियो खत्म होने के बाद सब अजीब नजरों से रूही और विपुल जी, शिखा जी और अमृत अर्जित को देखने लगे। ये कैसे माँ बाप है जिन्हें अपनी बच्ची पर भरोसा नहीं है। सच कहते हैं सौतेले हमेशा सौतेले ही होते हैं। खुद की बहन की तरफ खड़े रहने के लिए इन दोनों ने अपनी सौतेली बहन को साइड कर दिया। हाय ये बच्ची कितनी ज्यादा खूबसूरत है और क्यूट भी, कोई उस पर नाराज कैसे हो सकता है। काश ये मेरी बेटी होती तो मैं तो इसे अपनी सिर पर बिठा कर रखती। और ये सीखा आपने सौतेली बेटी के लिए कैसे ये अपनी खुद की बेटी को मार सकती है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कैसी माँ है ये। मैं इस लड़की को बहू बनाकर ले जाऊंगी और उसे खुश रखने की कोशिश करूंगी, अगर वो मान जाए तो। एक अमीर लेडी अपने बेटे को देखकर बोली। उसके पास खड़ा उसका बेटा स्माइल करने लगा। वहीं प्रखर गुस्से से रूही और उसके मुंह डैड भाई को घूर रहा था। चलो उसकी बनी इन सबको अब अच्छा सबक सिखा सकती है। वहीं विपुल जी, शिखा जी, अमृत, अर्जित सब हैरानी और गुस्से से रूही को देख रहे थे, जो किसी खंबे की तरह खड़ी थी जैसे उसे शक लगा हो। वहीं नियति को उसे अच्छे से एंजॉय कर रही थी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्थी।